Hello students, welcome to our random YouTube session for our course regarding to targeted exam our CGPSC ITA principal grade 1 grade 2 and training and placement officer and assistant director of technical। तो आज के इस YouTube सेशन पे मैं जो चीज़ें कवर करने वाला हूँ मैं उसे थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेक्शन के जो हमारे सेकेंड मॉड्यूल के टॉपिक या सेक्शन पे उस पे बेस्ड कुछ मैथमेटिक्स वर्क करेंगे हम लोग। क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे ऐसे जो अभी अपकमिंग आने वाले CGPSC प्रीलिम्स में भी बैठने वाले हैं, उसको भी वो देने वाले हैं। तो वो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ये कहना था कि हम उस पर भी एक कॉमन डिस्कशन करें, तो उस पर भी मेरी कोशिश रहेगी कि हम उस पर भी आज एक कॉमन डिस्कशन लेके चलेंगे और थोड़ी सी PSC की बिहेवियर की स्टडी के बारे में थोड़ी सी अपन बात करेंगे कि PSC का व्यवहार किस तरह से रहता है या हम अपने नज़रिए से कैसे उस पर्टिकुलर सेक्शन को PSC के देख सकते हैं। सो दीज आर टुडे रफली आवर overall plan. So let's start from our title exam. Your exam is CGPSC Principal Grade 1 and 2 and Training and Placement Officer and Assistant Director Technical। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम इसके अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेक्शन में जो हमारा सेकेंड मॉड्यूल है, मॉड्यूल सेकेंड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, द टाइटल इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड टुडे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के जो ब्रीफ एंटरिंग में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ अवर एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व्स एंड अबाउट पैराबोला। सो दीज आर टुडेज our topic regarding to our applied mathematics paper. ओके तो और मैं इसे रफ फॉर्म में अगर मैं कहूँ इस कोऑर्डिनेट सेक्शन के हम जो आज बात कर रहे हैं वो है कोनिक सेक्शन के बारे में, कोनिक सेक्शन के बारे में। ठीक, तो इसी की डेफिनेशन वगैरह को लेते हुए मैं आपके साथ ये चीज़ें अपन शेयर करते हैं, सीखते हैं, इसको समझते हैं कि होता क्या है कोनिक सेक्शन और कैसे ये आपके एग्जाम से लिंक आउट करेगा, उस चीज़ को समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको टाइटल से याद करते हैं, टाइटल से याद करते हैं। देखिए कोनिक सेक्शन की बात जब भी मैं कर रहा हूँ मतलब वहाँ पे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और हेलिक्स के सारे व्यवहार वाले जितने आकृतियाँ हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं जो आप समझते हैं वो सारे आपके माइंड में आ जाता है। तो इसकी स्टडी के लिए अभी हमको जो बेसिक जो बिल्टअप करना है वो चीज़ अपन समझते हैं। थोड़े से डेफिनेशन पे आ जाता हूं मैं। डेफिनेशन इन द सेंस कि कोनिक्स क्या है। कोनिक्स मतलब अब मैं ना तो पैराबोला की बात कर रहा हूं, ना इलिप्स की बात कर रहा हूं, ना तो हाइपरबोला, मैं उसके पूरे एक कॉमन डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट बिल्टअप होगा इसी से होगा कि कोनिक्स क्या है। कोनिक्स क्या है? इट्स अ लोकस पाथ। लोकस पाथ हिंदी में आप उसे क्या बोलते हैं? बिंदु पथ है, लोकस पाथ है। तो कोनिक्स जो सांकों की जो फैमिली है वो बिंदु पथ का समूह है, लोकस ऑफ पाथ है। कैसा बिंदु पथ? मतलब इन एनी प्लेन, एट एनी प्लेन, किसी समतल में आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। वन, अ फिक्स पॉइंट, एक मैं यहां पे ले लिया पॉइंट जो फिक्स्ड है, उसकी पोजीशन क्या है? फिक्स्ड है। और एक दूसरा पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड
ऐसा मोशन करता है, इस टाइप से मोशन करता है कि मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पर है, ये वेरिएबल पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैंने मान लीजिए यहाँ P नाम दिया हुआ है और ये कैसा पॉइंट है, तो वेरिएबल पॉइंट है, मतलब ये वेरी कर सकता है। तो किसी प्लेन में एक फिक्स पॉइंट है और उसके अराउंड मूविंग करने वाला एक फिक्स पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, सॉरी, और इस प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से कि इस वेरिएबल पॉइंट का जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, इस वेरिएबल पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से और इस वेरिएबल पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस नहीं, इस वेरिएबल पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक फिक्स लाइन से, इस फिक्स लाइन से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये मैंने बोला कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, अभी और डीप हम इस डायग्राम को ड्रॉ आउट करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट आउट डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से, तो इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से, तो ये दोनों रेशियो, ये इसके इन दोनों को टारगेट करते हुए इस टाइप से मोशन करता है कि जैसे ये कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी इस तरह से होगा। तो इस दोनों, इस जो वेरिएबल पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर P है आपका, उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन को लेते हुए जो ट्रेसिंग ऑफ पॉइंट्स मिलता है, जो लोकस पाथ मिलता है, जो ट्रेसिंग ऑफ दिस पॉइंट्स मिलेगा, जो लोकस पाथ मिलेगा, इसका सबको मिलाने से जो ट्रेस आउट बनता है उसको बोलते हैं आप कोनिक्स। वो क्या कहलाता है, वही आपका कोनिक्स है। अब ये वेरिएबल पॉइंट के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और जो स्टेबल एक जो लाइन है उसके डिस्टेंस में जो जो पैरामीटर होंगे, जितनी उसकी अमाउंट होगा डिस्टेंस का, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट नेम इसको दिए गए हैं। सबसे पहला चीज़ कि कोनिक्स के स्टडी के लिए क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख ली कि पहला चीज़ तो है कि एक पॉइंट है जो कि किसी प्लेन में फिक्स है। फिक्स पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फोकस। ठीक, जो पॉइंट फिक्स होता है उसे कहा जाता है फोकस। और जो लाइन जहाँ से उस वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखते हैं, उसे कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स। तो दो चीज़ें यहाँ पे मिल गई कि किसी भी कोनिक, अभी मैं नेम के अकॉर्डिंग उसमें डीप नहीं गया हूँ, कि किसी भी कोनिक्स के लिए वेरिएबल पॉइंट का जो डिस्टेंस है स्टेबल पॉइंट से और डायरेक्ट्रिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके मोशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स का पैटर्न आपको मिलेगा प्लेन में, उसको जब आप मिलाओगे, उसका एक लोकस पाथ जो आप बनाओगे, तो वो फिर कहलाएगा कोनिक्स। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे एकदम सिंपल सी जो डेफिनेशन आ रही है कि मान लीजिए इसे मैं पॉइंट S देता हूँ और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन को हम लोग Z लेटर से शो करते हैं, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो लेंथ हम लोग यहाँ पे खींचे हैं, उस पॉइंट को अगर हम PM बोलते हैं, P से M तक का डिस्टेंस और P से S तक का डिस्टेंस, तो किसी भी कोनिक्स के स्टडी के लिए इस वेरिएबल पॉइंट की स्टेबल पॉइंट मतलब फोकस से डिस्टेंस, इट मीन्स PS, और इस वेरिएबल पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स वाले लाइन से डिस्टेंस मतलब P से M। ओके, वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से मतलब फोकस से डिस्टेंस और वेरिएबल पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो रेशियो निकल के आता है, इन दोनों के बीच में जो रेशियो निकल के आता है उसे ही आप कहते हैं एसेंट्रिसिटी। व्हाट इज द कॉल? एसेंट्रिसिटी। अब डिफरेंट कर्व के लिए ये एसेंट्रिसिटी आपकी अलग अलग होगी। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हमने जो जाना कि कोनिक्स जो होगा उसके अकॉर्डिंग एसेंट्रिसिटी क्या होगा, तो ये कॉमन डेफिनेशन है। अभी तक हम किसी कर्व में गए नहीं हैं, आपको यही बेसिक थॉट यहाँ पे लेके चलना है और उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक, तो इस चीज़ को लेते हुए मैं आगे के पोर्शन में मूव करता हूँ। तो इसे मैं अभी इरेज कर देता हूँ, फिर अपन आगे इसमें मूव करते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट,
अभी तक हमने देखा कि एसेंट्रिसिटी क्या है और कॉमन एक कोनिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पाया कि जो एसेंट्रिसिटी ई है उसे हम बोलते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डिवाइड बाय, आप बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो ये इसका जो रेशियो होगा किसी भी कोनिक कर्व के लिए उसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ठीक, अब डिफरेंट कर्व के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन की जाती है। पहले हम कर्व देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के कर्व आपको पढ़ने हैं। अगर मैं कर्व आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि इस तरह से हम लोग कोनिक्स को डिज़ाइन करते हैं, अगर इन दिस मैनर, ओके, here this is my axis point, it means this is double ऑर्डिनेट कोन है ये आपके लिए, ये एक्सिस हमने डिफाइन कर दिया। अब इसमें कितने टाइप के, देखिए ये कोनिक सेक्शन का जो कंसेप्ट है वो लगभग 300 साल पहले आपको यूक्लिडियन जियोमेट्री जो पढ़ते हैं वहीं का कंसेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट नहीं है इसमें। अब इसमें से कितने वेराइटी ऑफ कौन सा आप डिज़ाइन कर सकते हैं उसको समझिए। अगर इस कोन को, इस पर्टिकुलर कोन को आप एकदम हॉरिजॉन्टल एग्जैक्ट लेंथ में काटेंगे तो जो शेप मिलता है, मान लीजिए यहाँ से इसको अगर मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल कट आउट करेंगे आप इसे, तो जो शेप मिलेगा एग्जैक्ट इक्वल लेंथ में इस तरह से, उसको हम बोलते हैं सर्कल। जो शेप मिलने वाला है वो है आपका सर्कल। ये एक मैंने, देखिए कोनिक फैमिली का जो नेम है सर्कल ना, वो एक हमने डिफाइन कर दिया। दूसरा, अगर हम इसे इन दिस मैनर, सपोज आई कट लाइक दैट, ये जो हिडन पोर्शन है बना रहा हूँ उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा इसमें कि अगर आप इस तरह के किसी पार्ट को कट करके निकालते हैं अपने इस कोन से, पर्टिकुलर कोन से, ठीक इस तरह से, तो ये वाला जो पोर्शन आपने कट करके निकाला ये कहलाता है पैराबोला। अभी आएंगे हम इसमें। अगर इसे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अकॉर्डिंग बेंडिंग शेप में इस तरह से अगर आप कट करते हैं तो जो चीज मिलता है वो कहलाता है इलिप्स। ठीक, और अगर इस पर्टिकुलर शेप को लेते हुए अगर आप ये, अगर आप देख पा रहे हैं जो हमने यहां पे ड्रॉ किया है ये वाला, इस तरह से अगर आप इसे कट करते हैं तो जो शेप मिलता है उसको बोलते हैं हाइपरबोला। शेप्स का डीप स्ट्रक्चर यहां पर मैथमेटिक्स के लिए तो उतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए यहां पर, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेक्शन में आपको ये चारों चीजें अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो क्या क्या चीज आपने निकाल लिया? दिस इज माई पैराबोला, दिस इज इलिप्स, this is circle and this is hyperbola। हाइपरबोला। तो ये चार जो शेप्स हैं, जनरली कॉमन शेप्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कि पैराबोला, इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा ये सेकंड मॉड्यूल का चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये पैराबोला, इलिप्स और सर्कल, इन तीनों चीजों को आप अपने रडार में ले लीजिए। इन तीनों चीजों को आप अपने रडार में ले लीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी कंसेप्ट में लेते हुए चल रहे हैं कि आपका जो पेपर इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, तो इस हाइपरबोला को भी इसमें शामिल करते हुए इसे भी अपने रडार में ले लीजिए। अब ये रडार में ले लेना जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझिएगा। और एक चीज़ हमने क्या डिफाइन किया है अभी यहाँ पे, एसेंट्रिसिटी डिफाइन किया है। एसेंट्रिसिटी मतलब फोकस से किसी वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस और फोकस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, उसी वेरिएबल पॉइंट का। तो ये जो अलग अलग शेप्स हमने यहाँ पे कटआउट किए हैं
उसकी एसेंट्रिसिटी कितनी कितनी होती है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू E इज इक्वल टू 0। ये अभी कैसे आता है मैं उस पर और डीप में आऊंगा। इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1। हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इक्वल टू 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन हम बनाएंगे, बनते हैं कि हम खुद ही यहाँ पे डिजाइन करेंगे अभी आप क्वेश्चन। तो इन चीज़ों को मैंने कहा कि इन सब चीज़ों को आप अपने रडार में ले लीजिए। इस रडार वर्ड पे आता हूं मैं कि ये रडार क्या है आपका। ठीक, एक और होता है, अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इस एक्सिस को स्ट्रेट लाइन मानूं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पोर्शन स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूँ, तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो 4 वैरायटी हमने देख लिया, एसेंट्रिसिटी 0, एसेंट्रिसिटी 1, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ इनफाइनाइट। ठीक, और 4 शेप्स भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। थोड़े से मैं ये जो वर्ड मैंने आपको दिया है कि इसे अपने रडार पे आप रख लीजिए, उसका अर्थ ये है, रडार का जो सिंपल मीनिंग होता है जो आप लोग पढ़ते हैं वो होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ये जनरली डिफेंस वगैरह के फील्ड में यूज़ होने वाला एक डिवाइस है। टेक्निकल के स्टूडेंट्स आप इसको जानते हैं कि कोई भी अगर वेरीफाइड ऑब्जेक्ट अगर उसके सिग्नल्स के फील्ड में एंटर करता है तो ये रडार सिग्नल उस चीज़ को सूचित करता है, मतलब उसकी सारी जानकारी ये रख लेता है। रडार एक ऐसा सिस्टम है कि सारी जानकारी रख लेता है। मेरे रडार कहने का क्या मतलब है उसको समझिए। मैं बोल रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को अपने रडार में रख लीजिए। ये जो वर्ड मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज remembering, okay, remembering applied and recalling। मैंने ये वर्ड इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर जो अप्लाइड्स के सारे सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे सब्जेक्ट हैं और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि आपको रडार में किसी टॉपिक को रडार में लेना है का मतलब है कि उसको याद कर लीजिए। रिमेंबरिंग मतलब याद कर लेना है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे क्या, मेक कॉन्सेप्ट्स। उसको अप्लाइड कर लीजिए, उसको अप्लाइड मोड में अपने आप में अगर रख लेना है, उसको कहने का अर्थ क्या होगा, अप्लाई कर ले रहे हैं अगर आप उसको, मतलब डू प्रैक्टिस, डूइंग प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। और रिकॉलिंग का क्या अर्थ होगा, एग्जाम हॉल परफॉर्मेंस। एग्जाम हॉल परफॉर्मेंस, और मैं इसे बोलूं कि टाइम बॉन्ड परफॉर्मेंस। तो यहां पे इस पर्टिकुलर वर्ड को ये मीनिंग के तहत आप लीजिए। तो जब तक अब हम कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का हो, अप्लाइड फिजिक्स का हो, मेरे उसे रडार में ले लीजिए का कहने का अर्थ है कि आपने उसके कंसेप्ट बना लिए, आपने उसके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर लिए। प्रैक्टिस इन द सेंस कि थ्योरी वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वाले, अप्लाइड वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने कर लिए। डू प्रैक्टिस में आप उस 35% और 65% का जो रेशियो पिछले सेशन में मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसे आप पुट कर सकते हैं। तो भाई अभी हमें यहाँ पे इन चीज़ों को अपने रडार में लेना है। मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में आपको पैराबोला, इलिप्स और सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इन सब चीज़ों को रडार में लेना है। और ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेशन के अकॉर्डिंग आपको इस हाइपरबोला को भी अपने माइंड में लेते हुए चलना है। जो हमने ये कट यहाँ पे आपको किया हुआ है, आप हॉरिजॉन्टल पोर्शन का ये जो कट है, विजुअलाइजिंग का जो भी यहाँ पे खेल है, वहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं।
तो ये तो रहा इस रडार वर्ड का मीनिंग कि किस तरह से हमने इस चीज़ को समझा। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि एसेंट्रिसिटी अलग अलग कर्व का मैंने लिख दिया है, अलग अलग कर्व का एसेंट्रिसिटी मैंने लिख दिया है। इससे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक। अब हम जाते हैं कि एसेंट्रिसिटी के बेस पे कैसा क्वेश्चन वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो इस रडार कंसेप्ट से आगे मूव करते हुए मैं आपके एसेंट्रिसिटी वाले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसको, ये रडार वाला सिस्टम मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ये एसेंट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है और कैसे आपको हिट करने हैं, इजीस्ट वे में उसको आपको समझना है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, रटा रटाया रहता है। जैसे आपको पर्टिकुलर कर्व दे दिया और पूछेगा कि इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी है, 4 ऑप्शन दे देंगे, इलिप्स का एसेंट्रिसिटी कितना है, उसको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो वो लेस देन, ग्रेटर देन, इसमें कंफ्यूजन जनरली ये इलिप्स और हाइपरबोला वाले पोर्शन में जनरली स्टूडेंट्स को होता ही है। और वहाँ पे फिर वो गलत टिक करके आएंगे कि ऑप्शन में इलिप्स की जगह हाइपरबोला रखेंगे, हाइपरबोला की जगह पैराबोला रखेंगे, तो ये एसेंट्रिसिटी थोड़ा सा परेशान करता है। इसको बांधने का तरीका आपके कंसेप्ट में, इसको हम अभी रडार का क्या पढ़ रहे हैं, आर, रिमेंबर करने वाला क्या क्या चीज़ है जो आपको समझ के चलना है। ठीक, तो रडार सिस्टम में आर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी हमने ये जाना है कि जो एसेंट्रिसिटी होता है वो किसी भी लोकस के किसी भी कोनिक्स के एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से जो होता है उसी का रेशियो होता है। ठीक, अगर हम एक डायग्राम के थ्रू इन चारों चीज़ों की एसेंट्रिसिटी को याद रखने की कोशिश करें तो बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि एक पॉइंट जो कि फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट जो होगा उसे आप कहेंगे फोकस, जो फिक्स पॉइंट होगा उसे आप कहेंगे फोकस। और एक लाइन यहाँ पर जो हम इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड खींचेंगे उसे हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो जो पॉइंट होगा, जो वेरिएबल पॉइंट है, इसी स्टेबल पॉइंट के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट कर्व बनाने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, फिर अपन उसके आगे और बेसिक डेफिनेशन पे पहुँचेंगे। फर्स्ट कर्व जो मैंने ड्रॉ किया है इट्स अ इलिप्स, और इलिप्स के फोकस होते हैं ना, ठीक, एक दो फोकस होते हैं उसके। तो फर्स्ट कर्व मैंने ड्रॉ किया है इलिप्स। ओके, सेकेंड कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर इन दिस मैनर विच आई कॉल्ड पैराबोला। अभी नेमिंग हम इसमें करेंगे। अगेन नेक्स्ट कर्व इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज हाइपरबोला in this manner. So जो लाइन फोकस से होके जाता है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है, एक ऐसा लाइन जो फोकस से होके जाता है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब फोकस से होके जाएगा मतलब यहां से गुजरेगा, इट मीन्स इन दिस मैनर। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से होके गया है, फोकस से गया है, और किस पे परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है। यही वाला लाइन उस कोनिक कर्व का एक्सिस कहलाता है। एक्सिस का डेफिनेशन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में आपके पास कि कोनिक्स का एक्सिस कौन होगा। तो एक ऐसा लाइन जो उस कोनिक शेप के फोकस से होके जाता है और उसके डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ऐसे स्टेटमेंट वाइज ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है, उसमें से आपको टिक आउट करने होंगे। अब यहां पे हम समझते हैं कि पैराबोला के लिए जो यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, वेरिएबल पॉइंट हर कर्व में है ना, तो ये जो डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट अगर P यहां पर है और ये फोकस है आपका जिसे मैं S बोलता हूं, और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे एक पॉइंट यहां पे M है, तो इस चीज को डायग्राम से आप समझिएगा कि P से लेके S तक का डिस्टेंस
और P से लेके M तक का डिस्टेंस पैराबोला में इक्वल होता है, एक जैसा होता है। तो जब इस डेफिनेशन से आप उसका रेशियो निकालेंगे, इस डेफिनेशन से जब आप उसका रेशियो निकालेंगे कि PS अपॉन PM, तो इन पैराबोला फोकस से लेके वेरिएबल पॉइंट तक का डिस्टेंस और वेरिएबल पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू दोनों इक्वल होता है। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू बिकॉज दिस बोथ आर इक्वल, तो आपको मिलने वाली है 1। तो इसलिए पैराबोला का एसेंट्रिसिटी हो गया 1 हो गया। ये हमने यहाँ लिखा है, ये क्लियर है। ये पैराबोलिक शेप है ना, अभी आप शेप को भी देखेंगे। जहाँ मैं पॉइंट रख रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट। इलिप्स के केस में क्या होता है, इलिप्स का हमने एसेंट्रिसिटी लिखा हुआ है कि वो 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो देखेंगे कि अब उसका वेरिएबल पॉइंट यहाँ पर है, इलिप्स का जो वेरिएबल पॉइंट है यहाँ पर है। तो फोकस से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ये हो गया, ठीक है। और इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से ये ऐसा निकलेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ये M डैश हो गया। ये इलिप्स का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये P था, इसको P1 नाम दे देता हूँ। तो जब आप इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो PS की वैल्यू देखिए ये छोटा है, P1S मतलब वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से स्मॉल है और वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से बिगर है, ये बिगर है, ठीक। तो ये डिस्टेंस स्मॉल है, कौन सा आपका P1S, और P1M डैश या M1 बोल देता हूं इसे, P1M1 इज बिगर, ओके। तो स्मॉलर क्वांटिटी को बिगर क्वांटिटी से अगर आप डिवाइड करेंगे, स्मॉलर क्वांटिटी को बिगर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है वो छोटा ही आएगा। छोटा आएगा, कितना आएगा वो डिपेंड, अब आगे अपन सॉल्व आउट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा 1 से लेस देन आएगा हमेशा। एक कर्व से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको। तो इसलिए इलिप्स की एसेंट्रिसिटी हो गई लेस देन 1। चलिए थर्ड केस में मैं आता हूं हाइपरबोला। हाइपरबोला का कौन सा शेप है जी, ये वाला है, जरा देखिए वाला। फोकस से हाइपरबोला पे कोई पॉइंट लीजिए, मान लीजिए हाइपरबोला पे एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ मैं, वेरिएबल पॉइंट ये, उसका डिस्टेंस फोकस वाले पॉइंट से यहाँ से इसके डिस्टेंस, और ये डायरेक्ट्रिक्स का लाइन और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये डिस्टेंस देखिए जरा, ये डिस्टेंस, इसको हम P2 बोल देते हैं। आई एम सॉरी, दिस इज अवर M2 हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं इसको, और इस वाले पॉइंट को मैं P1 और P2 बोल दे रहा हूँ हाइपरबोला के केस में। तो अब देखेंगे स्टूडेंट कि जब आप एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करेंगे हाइपरबोला के लिए, तो फिक्स पॉइंट से हाइपरबोला तक की डिस्टेंस बड़ी है, ये लेंथ बड़ा है, ठीक। और इस वेरिएबल पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की जो परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस है वो छोटा है। तो आपको मिल रहा है P2S अपॉन P2M2, और ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी है, नीचे वाली क्वांटिटी छोटी है। इसलिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हाइपरबोला के केस में आपको हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगी। तो ये 3 कर्व का आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपने समझ लिया। फिर आते हैं सर्कल के लिए। तो जैसे इलिप्स में 2 फोकस हैं, एक फोकस है तो यहाँ और एक फोकस होता है, वो डीप जब हम इलिप्स स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने कहा है कि एसेंट्रिसिटी होती है इनफाइनाइट। स्ट्रेट लाइन के लिए एसेंट्रिसिटी होती है इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट ये रेशियो कब होगा, जब नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। नीचे वाला टर्म 0 बन जाएगा इन द सेंस कि जो वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से 0 होना चाहिए, मतलब ये वाला पॉइंट और कहीं नहीं बल्कि डायरेक्ट्रिक्स में ही है। आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है मूव कर रहा है इलिप्स से। अभी इसके अंदर मैं सर्कल भी बना देता हूं। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे सर्कल को, और सर्कल का क्या होता है भाई, सेंटर होता है, फोकस नहीं होता, और उसका रेडियस होता है, और रेडियस हर जगह से बराबर होता है। तो रेडियस हर जगह से बराबर होता है इसलिए वेरिएबल नहीं होता, और रेडियस फिक्स है, इसलिए सर्कल के केस में PS की वैल्यू 0 होगी, वेरी नहीं करता, वो उसी पॉइंट पे आ जाएगा। और इसलिए सर्कल के केस में यहाँ पे मैं उसे लिख देता हूँ, आपको एसेंट्रिसिटी मिलती है 0।
अब यहाँ से देखिए, ये पॉइंट जो है यहाँ से शुरू होता है। आप समझ लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पर रखा है, सेम सर्कल के सेंटर पे ये पॉइंट, ठीक, यहाँ पर। अब ये P यहाँ भी लिख दिया हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये अलग अलग कर्व के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। ये P के बाद P1 पे गया एलिप्स पे, ठीक, P पे गया पैराबोला पे, P2 पे गया हाइपरबोला पे। एक इस तरह से डायरेक्टिव मूव हो रहा है इस वेरिएबल पॉइंट का। तो अब वो कहाँ चला जाता है, मूव होते होते वो पॉइंट कहाँ पे चला गया, डायरेक्ट्रिक्स पे ही चला गया। यहाँ पे आ गया है आपका पॉइंट, वो जो वेरिएबल पॉइंट था वो। तो चूंकि पॉइंट अब डायरेक्ट्रिक्स पे ही रखा हुआ है, तो डायरेक्ट्रिक्स से उसका कोई डिस्टेंस होगा ही नहीं। हाँ, उस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पर इससे जरूर होगा, फोकस से उसका डिस्टेंस जरूर होगा, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स से उसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो होगा तो नीचे अगर आप जीरो पुट करेंगे कि एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू m2 पे ही आ गए हम, यहाँ पे आ गए हम, मान लीजिए इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा एंड डिवाइड बाय जीरो, देन यू गेट इनफाइनाइट। सो हमने ये इस पर्टिकुलर डायग्राम अगर आपके माइंड में विजुअलाइजिंग के थ्रू जमा हुआ है, एग्जाम हॉल में आपको कहीं लिखने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर एग्जाम अगर आपने ड्रॉ आउट करके विजुअलाइज कर लिया है तो आपको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आप कभी भूल ही नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले में स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा गड़बड़ करते हैं, ठीक, कि इलिप्स का एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, पैराबोला का ग्रेटर देन 1 है। आया कैसे, ऐसे आया। जो बेसिक डेफिनेशन रहता है कि एसेंट्रिसिटी का डिस्टेंस दो चीज़ों से निकालना है, एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, और वेरिएबल पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डायरेक्ट्रिक्स जिसको बोलते हैं उस वाले लाइन से। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन चारों चीज़ों के लिए एसेंट्रिसिटी को इस पर्टिकुलर डायग्राम से हमने देखा। और ये अब आप, मुझे नहीं लगता कि आपने अगर इसको इस तरह से स्टडी किया है तो इसे आप भूलेंगे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। ये सेक्शन मैं अभी मिटा रहा हूँ फिलहाल, फिर अपन आगे इसमें मूव करते हैं। ओके, सो 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन दैट, है ना। हमने अभी तक ये देख लिया कि ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अलग अलग किसके किसके लिए कितना कितना होता है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे जो पिछला डायग्राम में ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग भी आपके माइंड में बैठेगा। अब क्वेश्चन का लेवल बिलो लेवल से अपन एक सर्टेन लेवल पे जाते चलते हैं कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ के आपको वहाँ पे फंसा सकता है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन तो वही है कि सिंपल ये सारा चीज़ दे देगा, आपको नाम से पूछेगा कि व्हाट द एसेंट्रिसिटी ऑफ पर्टिकुलर कर्व, तो आपको अगर ये मालूम है तो आसानी से वो टिक हो जाएगा। और किस तरीके से दे सकता है कि आपको ये इक्वेशन वगैरह के फॉर्म में दे सकता है, इक्वेशन वगैरह के फॉर्म में दे सकता है। वो बेसिक चीज़ें जो छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको याद है तो आसानी से बना सकते हैं। मैं थोड़े से एक लेवल ऊपर आ रहा हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन, हम खुद यहाँ क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं ना, खुद से अप्लाइड बिहेवियर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको कहा गया है कि द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व, जो कर्व है उसका एसेंट्रिसिटी एक फंक्शन से दिया जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए एक फंक्शन हम ले लेते हैं कि वो x टू दी पावर 4 माइनस 4, हाँ, या x स्क्वायर माइनस 4 से दिया जाता है। मान लीजिए छोटा इक्वेशन लेता हूं मैं कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। व्हाट इज कर्व, कि कौन सा कर्व आप ट्रेस करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 3 पे। यहां पे देखिए जरा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 1 पे आपको fx मतलब f ऑफ 1 मिलने वाला है 1 का स्क्वायर माइनस 4, इट मीन्स माइनस 3। और माइनस 3 क्या है जी, माइनस 3 क्या है, लेस देन है 1 से। तो क्या मिला आपको, अब लेस देन 1 का कंडीशन किसका है, इलिप्स का। तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलता है, इलिप्स मिलता है। दूसरा कंडीशन चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे f ऑफ 2 आप निकालेंगे। अब आपने फ्लो पकड़ लिया होगा इसका, तो 2 2 4 माइनस 4 मतलब 0 आ गया। और 0 एसेंट्रिसिटी किसकी होती है भाई, तो आपको पता है कि इलिप्स सर्कल की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है,
0 होती है, वहाँ आप इसको निकाल सकते हैं। एक और नंबर अगर मैं ले लूँ x = 3, 3 पॉइंट पे पूछा था वो कि f(3) पे आप इसको चेक करेंगे तो 9 - 4 मतलब 5 हो गया, और 5 बड़ा है 1 से। तो बड़ा है 1 कहाँ का? एसेंट्रिसिटी ना। अभी देखिए यहाँ पे e रहता है, तभी उसने बोल दिया है कि जो एसेंट्रिसिटी है उस पर्टिकुलर फंक्शन से दी जाती है। तो प्लेन में x = 1 पे, 2 पे, 3 पे वो कौन कौन सा कर्व डिजाइन करेगा, कौन कौन सा कर्व आउटपुट में देगा। तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है <1 इट मीन्स यू गेट इलिप्स, इक्वल टू 0 इट मीन्स यू गेट सर्कल, एंड >1 इट मीन्स यू गेट हाइपरबोला। ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गया, ठीक, इजी सा है। अब ऐसा फंक्शन अगर आपको दिया रहेगा तो आसानी से आप उसको बना सकते हैं। ये एक वैरायटी हो गया ना, 2 पूछ सकता है, अब ऑप्शन में दे सकता है। मान लीजिए 2 ही पॉइंट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये 2 पॉइंट दे रहे हैं, और ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा आपको इलिप्स, पैराबोला, पैराबोला सर्कल, सर्कल एंड हाइपरबोला, हाइपरबोला एंड सर्कल। उन चारों में से आपको ये 2 बिहेवियर देख के निकालना रहेगा कि कौन सा वो कर्व ट्रेस आउट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बिहाफ में, ठीक है। चलिए, ये एक वैरायटी हो गया। सिंपलेस्ट वैरायटी तो आपको पता है ना, ये पता है तो सिंपलेस्ट वैरायटी सॉल्व हो जाएगा। एक और वैरायटी पे अगर हम लोग मूव करते हैं, ये इसेंट्रिसिटी पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द सेंस कि मान लीजिए हम लेते हैं कि 2x² - 3x and +2 is equal to 0, and okay, I get a minus sign here, वो अभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन फिर ये बोलता है कि द एसेंट्रिसिटी, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एसेंट्रिसिटी। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो एसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कर्व्स के। तो वो कर्व्स क्या हैं, वो फिर ऑप्शन दिए रहेंगे 2-2 के बंच में आपके पास कि पैराबोला, पैराबोला है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आएंगे, 2 मूल आएंगे, तो 2 रूट आएंगे, उसको एसेंट्रिसिटी के कंसेप्ट से कंपेयर करके आपको देखना है कि किस में वो फिट हो रहा है। तो पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एसेंट्रिसिटी है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो वो कौन कौन से कर्व हैं वो आपको पता लगाना है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आता हूं मैं। सॉल्यूशन करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो i × c करेंगे, a × c करेंगे अगर आप, तो 4 आएगा। इसे आप मैच आउट करेंगे तो -2x² माइनस इसे आप लिखेंगे 4 - 1x + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर -2x² - 4x + x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -2x मैंने कॉमन लिया, यहाँ बच रहा है x, और प्लस यहाँ पे बच रहा है 2, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लिए और यहाँ पे बच रहा है x + 2। सिंपल सा फैक्टराइजेशन है। तो फाइनली आपको मिल रहा है x + 2 और 1 - 2x इज इक्वल टू 0। इन दोनों ही फैक्टर्स को सॉल्व आप करेंगे, इन दोनों ही फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो एक जगह से मिल रहा है x इज इक्वल टू -2 और एक जगह से मिल रहा है x इज इक्वल टू 1/2। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं पहले। मान लीजिए क्वेश्चन जब चलता रहेगा तो वहां पे कैसा ऑप्शंस आपको दिया जाएगा। ऑप्शन ए आपको दिया गया है, मान लीजिए पैराबोला, इलिप्स। ऑप्शन बी आपको दिया गया है इलिप्स, हाइपरबोला। ऑप्शन सी आपको दिया गया है कि इलिप्स एंड सर्कल। हम क्वेश्चन खुद यहां समझ रहे हैं ना। और डी ऑप्शन आपको दे दिया गया है, मान लीजिए कि इलिप्स एंड इलिप्स। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं और बोल दिया है कि जो एसेंट्रिसिटी है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो आपको पता लगाना है कि ये कौन कौन से कर्व वहां पे ड्रॉ ट्रेस हो रहे हैं। हमने सॉल्व किया तो एसेंट्रिसिटी एक जगह निकला है x इज इक्वल टू -2 और एक जगह निकला है x इज इक्वल टू 1/2। अब गलती कहाँ पे होगा उसको समझिए। एसेंट्रिसिटी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है लेस देन है 1 से। तो लेस देन 1 का जो केस होता है भाई किस में होता है, आपको पता है इलिप्स में होता है। इलिप्स के केस में लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो इलिप्स इलिप्स इलिप्स, हाँ 3 जगह इलिप्स इलिप्स है। स्टूडेंट गलती कहाँ पे करेंगे,
ये जो है x इज इक्वल टू 1/2 है, और इसको डायरेक्ट स्टूडेंट माइंड कैलकुलेशन में ही क्या समझ लेते हैं कि ये बड़ा है 1 से, मतलब दिमाग उनका रीड करता है कि पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर आया, x इज इक्वल टू 1/2 आया मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, मतलब फट से वो बोलेंगे ये ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन है मतलब किसका केस होता है, हाइपरबोला का होता है, और फट से वो टिक करने वाले हैं इसको कि हाँ पहला तो हो गया एलिप्स और दूसरा आता है ग्रेटर देन है इसलिए हाइपरबोला। बट व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, इट्स 0.5, और 0.5 क्या है, 0.5 तो 1 से लेस देन है ना, 0.5 आपका 1 से लेस देन है, तो एक्चुअल आंसर क्या है, एलिप्स एंड एलिप्स। लेकिन वहां पे पीएससी क्या करता है, आपको टाइम में बांधता है, तो वो जो टाइम का रस रहेगा, जल्दीबाजी आपके ठहराव आपके अंदर नहीं रहेगा, तो आप जरूर इसमें गलती करेंगे कि आप उसे एलिप्स और हाइपरबोला, यस यू नो कि ये 1/2 0.5 है, नंबर्स है, लेकिन माइंड आपका कैलकुलेट करेगा कि यस इट इज अ पॉजिटिव नंबर इट मीन्स ग्रेटर देन समथिंग, 1 को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, और फिर वहां पे आप 0.5 को कंसिडर ना करते हुए इसे हाइपरबोला मान लोगे, और आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, आप इसे टिक करके आएंगे, जबकि एक्चुअल आंसर क्या है भाई, -2 लेस देन 1 है और 0.5 भी लेस देन 1 है, तो एक्चुअली वो कैसा ट्रेस आउट होगा, तो एलिप्स और एलिप्स ट्रेस आउट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखे, आप इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप करिएगा, ये जो प्रैक्टिस सीट है उसमें मैंने आपको बहुत सारा दिया है, उसको आप करिएगा। चलिए एसेंट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने डिफरेंट कर्व के एसेंट्रिसिटी देख लिए और किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, ये आपको, ये कौन सा सेक्शन था जी, रिमेंबरिंग वाला सेक्शन था। रडार में क्या था, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, डिफरेंट क्वेश्चंस, आप सर्टेन टाइप के 5-10 वैरायटी के ही क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए। और ये सब चीज़ की जो आदत है वो जब आप एग्जाम ओरिएंटेड टाइम बॉन्डेड टाइम में जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये सब की आदत आपको वहाँ पे लग जाएगी, ठीक। वरना क्योंकि रिमेंबर करने और अप्लाई करने के बाद ये तीसरे सेक्शन का जो प्रैक्टिस नहीं होता, उसकी वजह से ये गलती होता है कि भाई आपको यहाँ पे पता भी है, आपको सॉल्व करना भी आता है, लेकिन उस एग्जाम हॉल प्रिपरेशन की कमी की वजह से आपने इलिप्स और हाइपरबोला को टिक किया है, ना कि इलिप्स और इलिप्स को किया है, ठीक। चलिए फिर मैं इस सेक्शन में आगे मूव करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव द अनदर सेक्शन। हमने एसेंट्रिसिटी देख लिया, उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकता है एग्जामिनर, वो हमने देख लिया। अब इलिप्स के कोनिक सेक्शन के जो अनदर कर्व हैं, जो सेशन में हम आज कवर करने वाले हैं, पैराबोला की ओर मैं मूव कर रहा हूँ। इससे जो पिछले बार के पेपर में क्वेश्चन आया था, हम उसे भी डिस्कस करेंगे आज कि वो किस तरह का क्वेश्चन था और कैसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक्स आपके पता है, ठीक। सो अवर नेक्स्ट टारगेट टू अंडरस्टैंड, और रडार में हम क्या चीज़ को लेना चाहते हैं, रिमेंबर क्या चीज़ को करना चाहते हैं, उसको समझिए, पैराबोला। तो अभी तक की स्टडी से आप ये चीज़ समझ लिए कि पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है। ये प्रीवियस स्टडी में हमने अभी तक यहाँ इसको समझ लिया है, ठीक है, कि पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी है 1 होती है। 1 कैसे होती है, हमने इसको डिफाइन किया था कि अब वो छोटा सा डायग्राम में फिर ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई एक फिक्स पॉइंट है जिसको आप फोकस बोलते हैं, और एक वेरिएबल पॉइंट है जिसको पॉइंट P बोल देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट मैं x और y ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसी का डिस्टेंस जो है एक सर्टेन लाइन से इस तरह से, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक, इसको m नाम देता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स मेरा z है। तो पैराबोला के केस में ये पॉइंट S है, पैराबोला के केस में PS/PM इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1 मिलता है। इट मीन्स जो PS की वैल्यू है वो PM के बराबर होनी चाहिए, ये पैराबोला का केस है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये शेप किस तरह से मिलता है, किस तरह से इसको आप ड्रॉ करते हैं, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये इस तरह से हो गया। मान लीजिए ये पैराबोला हो गया हमारा। हम जो फॉर्म्स है पैराबोला के उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं ना, जो 4 फॉर्म होते हैं पैराबोला के, 4 फॉर्म है, उसमें से फर्स्ट फॉर्म पे मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग उसके इक्वेशन को समझ लीजिए, फिर अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, Z मतलब डायरेक्ट्रिक्स, S मतलब फोकस। हाँ, जो एक ऐसा लाइन जो फोकस से होके जाता है
और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है। कहाँ से जा रहा है लाइन? फोकस से होकर जा रहा है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है, उसी को बोलते हैं उस पर्टिकुलर कर्व का एक्सिस। ओके, फिर एक्सिस, जो एक्सिस है वो पर्टिकुलर कर्व को जहां पर कट करता है, यहां पर जो एक्सिस था ना, एक्सिस जो है उस पर्टिकुलर कर्व को जहां पर टच करता है, कट करता है, उसको बोलते हैं उसका वर्टेक्स। आई एम सॉरी, ये हर शेप में आएगा ना। वर्टेक्स को ही बोलते हैं हम लोग, जो आपका मिडिल नॉर्मल पॉइंट है, जिसको अपन मूल बिंदु बोलते हैं आप, वो वर्टेक्स है। वर्टेक्स से जो लाइन पास होगी वही इसका अनदर एक्सिस होगा, जो दूसरा एक्सिस जो लेंगे वो इस तरह से। मतलब ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई? यहाँ पर 0 और 0 है। और यहाँ पे हम अगर ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस अगर a है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, तो ये वाला s का कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ a और 0। ये पॉइंट वर्टेक्स इस तरह से रहता है कि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। मतलब ये भी a डिस्टेंस है, दोनों रो छोटा बड़ा आपको डायग्राम में थोड़ा बहुत दिख सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं a नाम दे देता हूँ वर्टेक्स को, तो पॉइंट नंबर a से s तक का डिस्टेंस भी a है और पॉइंट नंबर A से इस डायरेक्ट्रिक्स वाले लाइन का डिस्टेंस भी कितना है? A है। तो ये तो आपको इस फोकस का कोऑर्डिनेट मिल गया A और 0, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, चूंकि ये ओरिजिन पॉइंट है, 0 0 कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट A के इस तरफ का कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, तो x इज इक्वल टू -a और x प्लस a इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन जो आप पढ़ते हैं, जो हमने पहले मॉड्यूल में इस चीज़ सारी लाइन के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है अभी जो फर्स्ट मॉड्यूल इसी मॉड्यूल के जो लाइन वाले सेगमेंट में, तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। किसका? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है भाई? x प्लस a इज इक्वल टू 0। एक्सिस कौन सा है? एक्सिस इस पर्टिकुलर पैराबोला का एक्सिस कौन है? तो x एक्सिस है। ये भी थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि राइट हैंडेड, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। अगर मैं ऐसे खड़े होकर देख रहा हूं तो ये मेरा राइट साइड में है, तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंडेड पैराबोला। तो पूछ सकता है कि राइट हैंडेड पैराबोला का एक्सिस कौन सा होता है? तो एक्सिस कौन सा है? तो x है, ये है ना, ये x एक्सिस है ये वाला। आपको पूछ सकता है कि राइट हैंडेड पैराबोला के एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, अभी मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि राइट हैंडेड पैराबोला का एक्सिस क्या है? एक्सिस क्या है जी? x एक्सिस है। अब मैं पूछ रहा हूं कि राइट हैंडेड पैराबोला के एक्सिस का इक्वेशन क्या है? तो बिकॉज दिस इज x एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन x एक्सिस, x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो इसका इक्वेशन, इसके एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होगा। ये क्या हो गया? एक्सिस का इक्वेशन। ये दोनों क्वेश्चन में आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से ना, कि पैराबोला का एक्सिस का इक्वेशन क्या है? तो y इज इक्वल टू 0 और एक्सिस क्या है? तो x है। सिमिलरली y के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये कुछ चीजें आ गई। और एक चीज जो थ्योरी क्वेश्चन पूछता है उसको बोलते हैं अपन कनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। कनकेविटी और कन्वेक्सिटी फिजिक्स के लेंस के जो कंसेप्ट है उसी से होके आया है। ये भी थ्योरी क्वेश्चन पूछता है कि इस पर्टिकुलर पैराबोला का कनकेविटी किधर है? कनकेविटी मतलब अंदर, कनकेव लेंस। तो कनकेविटी इसका किस तरफ है? पॉजिटिव एक्स की ओर। ये देखिए, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है ये वाला पोर्शन। तो कनकेविटी किस तरफ है भाई? अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। हाँ, कॉन्वेक्सिटी कहाँ है? कॉन्वेक्सिटी कहाँ है? इसका उभरा हुआ पोर्शन कहाँ है? इस पैराबोला का उभरा वाला पोर्शन इस तरफ है, और इस तरफ ये कौन सा है भाई? अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या है? एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से भी थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए कि वो पूछेगा इक्वेशन इस पर्टिकुलर पैराबोला का कनकेविटी किधर है और कन्वेक्सिटी किधर है, तो आप यहाँ से इस ट्रेसिंग से निकाल सकते हैं। ये आपको दिमाग में डायग्राम होता है। चलिए इसका इक्वेशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला।
तो भाई आपको हमने ये चीज़ तो जान लिया है कि इस पर्टिकुलर पैराबोला में जो ये वाले इक्वेशन आपस में बराबर होंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए कि इसका कोऑर्डिनेट मैंने निकाल लिया है a और 0, तो s से लेके p तक का डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो गया। p का कोऑर्डिनेट क्या है x और y, और वहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है s तक का जिसका कोऑर्डिनेट है a और 0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ऐसा 9th क्लास से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, कोई बहुत हैवी फार्मूला नहीं है। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के वो चीज़ निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इट मीन्स P से S तक का डिस्टेंस मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को होप करता हूँ कि ये जो बेसिक फॉर्मूला है आप सभी को पता है ना। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट में होता है जो डिस्टेंस कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो लेट्स वी डू this method here. So x minus a square and plus y minus 0 square. So finally you get, और मैं अगर इसको ps का स्क्वायर अगर लिख लूँ तो x माइनस a का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 मैंने निकाल लिया। क्या किया है? सिर्फ दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया है। दूसरा चीज और क्या चाहिए आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का, कहां के लिए? डायरेक्ट्रिक्स के लिए। तो भाई डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है एक स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन ये है, ये आपने निकाला है। डायरेक्ट्रिक्स है एक स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन ये है, और एक किसी स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट से डाले गए नॉर्मल की लंबाई ही हमारा पीएम है। किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पर, किसी स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट से डाले गए नॉर्मल का लेंथ, लंब की लंबाई है ना, वही आपका P से M तक का डिस्टेंस होगा। तो ये जो पिछला हमने स्ट्रेट लाइन का सेक्शन किया है उसमें हमने इस चीज़ को काफ़ी डीप पढ़ा है कि किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन तक की लंबवत दूरी या उसका नॉर्मल डिस्टेंस, वो क्या होता है? तो जनरल फॉर्म, ये स्ट्रेट लाइन के सेक्शन का कंसेप्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए ब्रीफ कर रहा हूँ कि बिकॉज स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होता है, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस स्ट्रेट लाइन पर, मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन ये है। जनरल फॉर्म के इक्वेशन में हमने इसके जनरल फॉर्म के इक्वेशन भी किए हैं, स्लोप फॉर्म के इक्वेशन भी किए हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म के इक्वेशन भी किए हैं, ठीक। और हाँ, तो इन सारी चीज़ों के इक्वेशन को हमने रिमेंबर भी किया है, अप्लाई भी किया है, और रिकॉलिंग के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेशन में भी दिए हुए हैं। तो ये इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर प्लेन में कोई पॉइंट है इस तरह से यहाँ पर, उससे अगर इस पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा नॉर्मल लाइन खींचते हो तो उसका लेंथ क्या होगा? वो पर्टिकुलर पॉइंट को मैं ले लेता हूँ x1 और y1, तो उसका जो लेंथ होता है, नॉर्मल का जो लेंथ होता है l, वो दिया जाता है, ये स्ट्रेट लाइन के सेक्शन से आ रहा है जी, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, है ना। वो क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है नॉर्मल का भाई। हाँ, किसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पे डाले गए नॉर्मल लाइन का लेंथ, तो यही तो है हमारा, ये लाइन है और ये पॉइंट है। अच्छा, ये डिस्टेंस निकालना है। अब समझिएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसके जगह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। कंपेयर करूंगा तो a की जगह 1 है, b की जगह 0 है क्योंकि y वाला टर्म है ही नहीं, और c की जगह a है। अच्छा, पॉइंट क्या है हमारा? x1 y1 क्या है हमारे पास? x है और y है। अब इससे आप इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, ये जो अप्लाई करेंगे वही हमारा क्या होगा? pm होगा। तो pm आई गेट हियर व्हाट यू हैड। मैं थोड़े से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इतना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पॉइंट a x1, यहाँ से कंपेयर करिए, x1 मतलब x ही है, तो क्या हो गया? x प्लस by1 नहीं है, 0 वाला पॉइंट है, a की जगह क्या है? c, ठीक। तो c है यहाँ पर, तो ये हो गया प्लस a। अच्छा, डिवाइड बाय में क्या आएगा? a का स्क्वायर कितना है भाई? 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और b का स्क्वायर मतलब b तो 0 था, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट मतलब वो 1 हो गया, मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे नीचे में, ठीक। और अगर मैं इसे pm का स्क्वायर बोल दूँ
तो ये मुझे मिलने वाला है x प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट से कि किसी पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, नॉर्मल लाइन खींचते हैं, तो उसका लेंथ कितना होता है, वो उस कॉन्सेप्ट से हमने pm और pm के स्क्वायर को निकाल लिया। हाँ, पैराबोला के केस में ये होता है, तो भाई ये होता है तो ये भी होगा ना, ये तो आप कॉमन सेंस से जानते ही हैं, ये भी होता है। तो पुट करते हैं दोनों चीज़ों को। इक्वेशन 1 से क्या मिला है आपको, PS के स्क्वायर की वैल्यू ये, और इक्वेशन 2 से ये मिला है, तो उसे अगर मैं यहाँ रखूँ, ध्यान देंगे अगर आप बाय इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 2 करेंगे आप, तो आपको मिलने वाला है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसे आप इस तरह से जब लिखेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे एक्सपैंड करूंगा मैं, ये फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और ये फॉर्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये पोर्शन पूरा जब इस तरफ आएगा, चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में ये सारे स्टेप हमको छोड़ना है ना, इतना हम एक्सपेंड सॉल्व थोड़ी करते बैठे रहेंगे वहाँ पर। ठीक, आपकी कैलकुलेशन में स्पीड आ जानी चाहिए। इसे जब एक्सपेंड करेंगे और इसे एक्सपेंड करेंगे और इस माइनस साइन को जब इसमें अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर वाले बोथ ऑफ टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ से मिलने वाला है 2ax और यहाँ से भी मिलने वाला है प्लस में 2ax, दोनों जोड़ के आपको मिलेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यही इस पर्टिकुलर पैराबोला का इक्वेशन होगा। राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म इस पर्टिकुलर पैराबोला का फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। तो इस उसी कंसेप्ट को, जो हमारा एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट था, उसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का एक कंसेप्ट का यूज़ करके इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे पाया है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया पैराबोला का। इसमें कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, उसको समझिए, छोटे छोटे डेफिनेशन। अच्छा होगा कि आप उसे थोड़ा सा लिख लेंगे, मैं थोड़ी सी जगह के लिए इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया। इसका फंडामेंटल जो इक्वेशन है हमने यहाँ पे अभी प्राप्त कर लिया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो 4 टाइप के पैराबोला होते हैं उसका सबसे पहला पार्ट, जिसको राइट हैंडेड पैराबोला आप बोलते हैं, वो चीज़ है। एक थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, या जो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझ सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन में आपने x के जगह पे कोई भी नेगेटिव नंबर पुट किया, मान लीजिए -2, कोई भी नेगेटिव नंबर पुट किया, तो वाई स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो माइनस का स्क्वायर रूट मतलब इमेजिनरी नंबर, नेगेटिव का स्क्वायर मतलब इमेजिनरी नंबर, वो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, मतलब यहाँ पे x की जगह -2 करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो i मिलेगा आपको, इमेजिनरी नंबर मिलने वाला है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे थ्योरी क्वेश्चन बनता क्या है, आपको स्टेटमेंट दे देगा ऐसा, तो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पैराबोला का, जो राइट हैंडेड पैराबोला है, उस कर्व का कोई भी पार्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर नहीं है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि यहाँ पे आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब 0 0 कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे x का कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप लोगे तो ये क्या देगा आपको, इमेजिनरी वैल्यू देगा। और ये इस चीज को कंक्लूड करता है कि इस पर्टिकुलर पैराबोला का कर्व का कोई भी पार्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर नहीं है। ये इसका ट्रेसिंग पे क्वेश्चन आपको ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक, कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इफ x इज इक्वल टू -2 देन व्हाट इज करेक्ट और व्हाट इज रॉन्ग। ये 4 स्टेटमेंट आपको बना के दे देंगे, तो उसका आंसर, जो एग्जैक्ट आंसर वो क्या रहेगा कि इट्स इम्प्लाइज कि इस कर्व का कोई भी पोर्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर नहीं है। ये इसके ट्रेसिंग से एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो हमने देख लिया। ठीक, कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, उससे जो थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके ना, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। सबसे पहला आपका जो हो जाएगा फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस किसको बोलेंगे, मैं डेफिनेशन यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ आपको ना, अंडरस्टैंड करेंगे आप, नोट्स प्रिपेयर करते चले जाएंगे लेक्चर अटेंड करते समय, तो इजी रहेगा। फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस तो यहाँ है एस, पैराबोला पे या कर्व पे कहीं पर से भी, ये पॉइंट जैसे पी यहाँ पर है,
ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी वो जो वेरिएबल पॉइंट है वहाँ से मान लीजिए पॉइंट अभी यहाँ पर है, तो ये पॉइंट से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसी को आप बोल देते हैं फोकल डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट टू फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट टू फोकस इज कॉल्ड फोकस डिस्टेंस। दूसरा होगा फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब जो आप पढ़ते हैं अपने सर्कल के कंसेप्ट में वही है। कॉर्ड मतलब जो कर्व को बोथ ऑफ साइड से क्रॉस करे। तो ऐसा लाइन जो इस सर्कल को फोकस से गुजरते हुए ना इस पर्टिकुलर पाथ को इस तरह से जो क्रॉस करे, या और भी हो सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से, उसको आप क्या बोलोगे? फोकल कॉर्ड बोलोगे। अ लाइन विच पासिंग थ्रू फोकस एंड टच दी बोथ साइड ऑफ दी दिस कर्व। बोथ जो इसके सिरे हैं, दोनों सिरे हैं, उसको टच करता है तो वो क्या हो गया? फोकल कॉर्ड हो गया। अपने शब्दों में डेफिनेशन शॉर्ट में लिख लीजिएगा। दूसरा होगा इसमें जो एक और है लेटस रेक्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने वाले। लेटस रेक्टम क्या होगा? लेटस रेक्टम क्या होगा कि वो एक कॉर्ड है, इट्स अ टाइप ऑफ कॉर्ड जो कि फोकस से परपेंडिकुलर गुजरता है। फोकस से, ये फोकस पॉइंट है, यहां से ठीक परपेंडिकुलर गुजरता है। ये देखिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, ये वाला लेंथ एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्यों है? क्योंकि जो कर्व है उसके दोनों सिरों को टच कर रहा है वो, और बिकॉज वो परपेंडिकुलरली कहां से गुजर रहा है? फोकस से गुजर रहा है, इसलिए उसको बोल देते हैं हम लोग लेटस रेक्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसका काफ़ी इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ भी करते हैं प्रैक्टिकली स्टूडेंट जो हैं। तो ये हो गया, पूछ सकता है आपको कि लेटस रेक्टम, फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस की डेफिनेशन छोटे छोटे थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, उसको आपको याद रखनी है। आगे जब पैराबोला के डीप सेशन में हम जाएंगे इसमें, तो इसकी लेंथ वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप जान लीजिए कि जो लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो 4a के इक्वल होता है। कैसे आता है वो मैं आपको और डीप सेशन में इसको प्रूफ करके बताऊंगा आगे, कि लेटस रेक्टम का लेंथ जो है हमारा 4a होता है। तो इतनी चीज़ें। हाँ, इस पर्टिकुलर पैराबोला का हमने वर्टेक्स जान लिया, इसके डायरेक्टर का इक्वेशन जान लिया, डायरेक्टर्स की अमाउंट को जान लिया, फोकस का कोऑर्डिनेट जान लिया, a और 0 है, इसका एक्सिस जान लिया, एक्सिस का इक्वेशन जान लिया। एक चीज़ और, जो लाइन पैराबोला के वर्टेक्स से गुजर रहा है, जो वर्टेक्स से गुजर रहा है जो लाइन, वो उसका कहलाता है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन या फिर उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में स्पर्शी, शीर्ष पर स्पर्शी। तो इसके शीर्ष से जो लाइन इसको छूते हुए जा रहा है वो उसका टेंजेंट लाइन है। हाँ, तो क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में कि क्या चीज उसका स्पर्शी है? ठीक, नॉर्मल लाइन कौन सा उसका टेंजेंट लाइन है? तो कौन सा एक्सिस है भाई? यही तो वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए टेंजेंट लाइन है। हाँ, पूछेगा कि इक्वेशन क्या है इस एक्सिस का इक्वेशन क्या है? तो बिकॉज ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में एक्स इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो इसका इक्वेशन हो गया एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 कोई वैल्यू नहीं है, बार बार ये इक्वेशन है, बाकायदा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये इतने पैरामीटर आपने वहां से जान लिए कि कौन कौन क्या होता है, और ये डेफिनेशन। ये सारा चीज किस में आता है जी? ये सारा चीज आता है रिमेंबर करने वाले में ना। आपको याद करना है, और या तो आपने कॉमन सेंस से डेवलप करते हुए, कुछ याद करने जैसा चीज है नहीं। अगर हम बेसिक डेफिनेशंस को याद रखें या जाने कि हाँ भाई ऐसा होता है, उसी के बेस पे बन रहा है, कुछ अलग से बहुत ज़्यादा इसको बैठ के पलट के रटने वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक, चलिए सिमिलरली ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया है ना। जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक सेकेंड टाइप होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो जितना सारा चीज मैं इस साइड ड्रॉ किया हूं, वो सारा चीज इस तरफ के कंसेप्ट से बन जाएगा, इस तरफ के कंसेप्ट से बन जाएगा, इधर से इस तरह से ऐसे आप ड्रॉ आउट कर लेंगे। यही आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन वही रहेगा। इसका जो एक्सिस इस तरह से बन जाएगा, ये लाइन सारे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे।
तो वो सारा चीज़ आप अपने से करिएगा, इसको जस्ट रिवर्स आउट करना है आपको, ट्रेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी डेफिनेशन भी चेंज हो जाएंगी। तो इस तरफ जो पैराबोला बनेगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड की ओर बनेगा। ठीक, उसका इक्वेशन क्या होगा मैंने लिख दिया है ना, कुछ चीज़ चेंज नहीं है, प्रूफ हम पूछता नहीं है, लेकिन प्रूफ आया कैसे वो हमने देख लिया है, तो इसको आप सारा चीज़ इसमें कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए या जिसका अधिकतर इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होता है या जिससे आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपको पूछ रहे हैं, मैं उसकी ओर मूव कर रहा हूँ। द थर्ड टाइप अवर इज अपर पैराबोला, अपर पैराबोला। ठीक, इसको ड्रॉ करने के लिए मैं ये पुराना वाला डायग्राम यहाँ पे आपको इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ ये अपर पैराबोला क्या है। ठीक, ओके, तो इसको इरेज करते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, ओके, चलो कर दीजिए। अपर पैराबोला, मैं इस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट वो डायग्राम हमने रेस आउट किया है, इसका मैक्सिमम यूज़ है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको समझिए। प्रूफ तो वैसे ही है, वैसे ही बन जाएगा, ट्रेसिंग बस मैं कर रहा हूँ, उसको समझिएगा आप कि अपर पैराबोला है मतलब ये बनेगा इस तरह से। ठीक, तो यहाँ इसका वर्टेक्स हो जाएगा, इसका आप एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करेंगे अगर, तो फोकस कहीं यहाँ पर होगा और उससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे यहाँ पर आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा जेड। चलिए, ये तो 0 0 है और यहीं से जो लाइन पास होगा वो उसका कहलाएगा एक्सिस, ये वाला जो नॉर्मल एक्सिस कहलाएगा। अच्छा, ये कौन सा एक्सिस है भाई, वाई एक्सिस है ना, ये इधर वाई डेस है, ये आपका एक्स है, ये एक्स डेस है। थोड़ा सा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं भाई, ये डिस्टेंस तो ए होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और ए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला जो आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन, ये 0 से ए हो गया, ये 0 0 हो गया और बाकी ठीक है। ये एक्सिस कहाँ से है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्सिस जो नॉर्मल है उसका एक्सिस क्या है, तो एक्स है और उसका इक्वेशन क्या हो गया, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक, सिमिलरली ये जो डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे है, माइनस, ये 0 0 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस ए है आपका, तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, y इज इक्वल टू, सॉरी ये कोऑर्डिनेट क्या है जी, यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस पे बात हो रही है, तो y इज इक्वल टू माइनस ए है आपका। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू माइनस ए के अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन आप निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर, ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं, वर्टेक्स भी 0 0 है, ये भी हो गया, एक्सिस वगैरह वो जो पुराना डेफिनेशन दिए हैं सब इसमें आएगा। इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जब इसको प्रूफ आप करेंगे तो यही आएगा। और सेम एक और वैरायटी इसमें बनने वाली है, जो नेक्स्ट वैरायटी रहेगी वो डाउनवर्ड पैराबोला रहेगी, जो इस तरह से बनेगी, इसी को आप जो नेगेटिव आप उसका ले लेंगे तो उसमें आपको वो चीज़ मिलेगा। ठीक, तो ये ट्रेसिंग आप समझिए, मेरा यहाँ पे पर्पस आपको इसके डीप पे ले जाना नहीं है, पिछले डायग्राम में हमने बहुत डीप देखा है इसको, इसकी ट्रेसिंग देखिए आप, ट्रेसिंग देखिए इसका। ठीक, अपवर्ड साइड में है तो ये क्या ट्रेसिंग में किस शेप में जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसका यूज़ होने वाला है। चलिए, तो इसको अगर अब मैं समराइज कर दूं, इसको अगर इस चारों पैराबोला को अगर हम लोग अपना समराइज कर दें तो इस तरह से अगर इसको आगे बढ़े अपन इसमें, एक मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, हियर, तो एक कॉमन सा एक्सिस अगर लेते हुए आप ड्रॉ करें तो ये आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला, सॉरी राइट हैंड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपर पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, इसका जो एक्सिस इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से जाएगा। इक्वेशंस याद रखने हैं आपको, इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, ये उसका जस्ट नेगेटिव पोर्शन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होता है। इसका इक्वेशन अभी हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है और ये क्या है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay है। और जो भी बेसिक डेफिनेशन आपने जो देखे हैं वो सारे इसमें लागू होते हैं। ठीक, अच्छा, ये तो एक्सिस हो गया,
सभी के लिए डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन होगा, ठीक। तो ये तो डायरेक्ट्रिक्स, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का काम ये करेगा, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का काम ये करेगा, सिमिलरली इसके लिए ये काम करेगा, इसके लिए ये काम करेगा, ठीक। ये ओरिजिन पॉइंट है इसके लिए, ये भी ओरिजिन पॉइंट है, ये भी ओरिजिन पॉइंट है। तो ये 4 टाइप के पैराबोला हमने आज पढ़े, समझ लीजिए। इतने ओवरऑल डिस्कशन में हमने 4 टाइप के पैराबोला स्टडी किए, और उसकी बेसिक चीज़ें वही है ना, ये आप कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल सकते हैं। जैसे इसका हम जानते हैं कि A0 होता है, इसका -A0 होगा, इसका आपका 0 और A होगा, इसका ये वाले का 0 और -A होगा। वैसे ही आप वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये सब चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सिस वगैरह भी निकाल सकते हैं। मेन चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद करके चलनी है। इसका उपयोग देखते हैं, अभी यूज़ देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। 1 मिनट में एक जो पिछले आपके 2016 के पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, अब हमारे इस टॉपिक को अभी तक जो हमने बेसिक जो सीखा है वो रिमेंबरिंग का काम सीख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में जो मूव करने में जा रहा हूं वो है मेरा अप्लाई का सेक्शन, ठीक। अप्लाई इस बेसिक कंसेप्ट को आप कैसे करेंगे उसको अपन देखते हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके ना स्टूडेंट्स, तो अपन इसके अब एप्लीकेशन पार्ट में मैं जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया इस पर्टिकुलर सेक्शन में, एसेंट्रिसिटी देख लिया, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, प्रैक्टिस शीट में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, उसको आप और अच्छे से करिएगा। हाँ, पैराबोला से रिलेटेड हमने ट्रेसिंग देख ली, एक पैराबोला की। अपर पैराबोला के लिए भी सारे पैरामीटर वैसे ही काम करेंगे, अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्स वाई ये पॉजिटिव नेगेटिव के सारे कंसेप्ट अच्छे से आपको आते हैं। तो अब मैं जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ में इसे मूव करने जा रहा हूँ, वो जो क्वेश्चंस जो आया था वहाँ पर, ठीक। और इस तरह के जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे आपसे, उसी पे हमारे प्रैक्टिस शीट को लेते हुए आपको वो क्वेश्चन की ओर करा रहा हूँ, ठीक। तो इसको अपन नेक्स्ट इसको आगे देखते हैं अपन ना, ठीक। ओके।